चलो बच्चों, हियर वी गो। सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो बेटा, लंबे समय बाद फिर से मुलाकात हो रही है फाउंडेशन वाले बच्चों से बेटा, और इंटर वाले बच्चे जो अब हमारे पास डायरेक्टली इंटर के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है। मैं इस एकेडमी पे इसका फाउंडर डायरेक्टर हूँ और आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेंटर। दिखता मैं आपके पापा जैसा हूँ पर हूँ मैं आपका दोस्त। यही बात मैंने आपको सीए फाउंडेशन में मैथ स्टैट्स और एलआर के पहले दिन भी बोली थी, है ना। बहुत रिलैक्स होके पढ़ना बेटा। देखो इतने सारे चेंजेस सीए इंटरमीडिएट में आए, पर कभी आपने सोचा है प्रीत, इतने चेंजेस के बावजूद भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आज तक चेंज नहीं करा। ईआईएस आया, ईआईएस कंप्यूटर्स, वो पूरा का पूरा हटा दिया। कितने सारे चेंजेस करे, मतलब इतना छोटा सा सब्जेक्ट 50 नंबरों का जो 6B नाम का सब्जेक्ट बनता है, उसको आज तक जिंदा रखा है इन्होंने। जबकि कितने सारे चेंजेस अकाउंट में, टैक्स में, कॉस्ट में, एफएम में, क्या क्या चेंजेस उन्होंने कर दिए। क्यों इंस्टीट्यूट मैथ्स को नहीं हटाता है सीए से? क्योंकि जब तक व्यक्ति एनालिटिकली सोचना नहीं सीखेगा, नंबर्स को समझना नहीं सीखेगा, तब तक वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है? अपना डायरेक्ट कंपटीशन होता है बेटा जब अपन जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हमको सामने मिलते हैं आईएम्स के बंदे। उनकी सोच अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट बोल रहा है कुछ भी हो जाए, ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस से नहीं हटना चाहिए। अब इसका मजा देखो बेटा, क्यों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। मैं सिंपल चलता हूं, पहले आपकी दोस्ती करवाता हूं। पढ़ाई तो हम करेंगे ही करेंगे। आज का लेक्चर खत्म होने तक के हम पूरा एक आंसर भी लिखकर उठेंगे। पूरा शेड्यूल और टाइम टेबल में आपके साथ में शेयर करता हूं, मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आप देखिएगा, एक हम अप्रोच फॉलो करेंगे, ये रहा। ये डे वाइज एग्जैक्ट प्लान है किस दिन में क्या पढ़ाने वाला हो। क्योंकि च्विंगम जैसा लंबा खींचने का समय गया, जेंजी नाम का बच्चा बैठा हुआ है, उसको टाइम से कोर्स हो जाए, रिवीजन हो जाए, टेस्ट हो जाए, आंसर लिखना उसको आ जाए, और वो बाद में लिखे ना लिखे रोज क्लास में ही लिख ले आंसर। तो 40 दिन में अगर मैं 40 आंसर तुमको लिखवा दूं, अगर वो 40 आंसर तुमने समझ के याद कर लिए, पूरा पेपर उसमें से आने वाला है। तो ये तो मोबाइल निकाल के इसका फोटो खींचना बहुत जरूरी है। एक एक दिन उसमें लिखा हुआ है, किस दिन छुट्टी होगी वो मैंने नहीं लिखा। जिस दिन हम आपको पिकनिक पर लेकर जाएंगे, वो भी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, वो दिन नहीं लिखा उसके अंदर। तो एग्जैक्ट बेटा डे वाइज सब कुछ लिखा है। डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी। 40 दिन के अंदर हम 60 घंटे का सफर तय करेंगे, और ये हमारा सिलेबस खत्म होगा 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर से आपके दिवाली के वेकेशन होंगे 7 दिन के, और उसके बाद वापस से आगे के आपके लेक्चर्स चलेंगे। तो विनय सर का बिल्कुल पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, और वो प्लानिंग पूरी करके एकदम एक एक चीजें डे वाइज, कि सर इस दिन मुंबई की फैकल्टी, इस दिन आप, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन कोर्स खत्म, इस दिन बच्चा फ्री। क्योंकि करना ही पड़ेगा बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बगैर हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हर जगह, ये भी जो तुम देख रहे हो ये भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। कुछ छोटी छोटी चीजों से आपके साथ में शुरू करता हूँ, और यहां से स्टार्ट करते हैं। अपन चल के देखते हैं, तुमको क्या लगता है ये जो ट्रम्प नाम का जंतु है, ये जंतु क्या पागल है क्या? ये ऐसे ही बोलता है क्या कुछ भी? आप गलत समझ रहे हो। आप डोनाल्ड ट्रम्प को जानते ही नहीं हो। बुक्स लिखता है भाई, उसने जो बुक्स लिखी हुई है, वो बुक्स आप देखो क्या है। ये वो किताबें हैं जिसके अंदर वो स्ट्रैटेजीज पहले ही बता चुका है कि वो दुनिया को रूल कैसे करेगा। 2 मिनट सोचो, एक आम व्यक्ति कैसी बात करता है चाय की दुकान पर, पागल है ट्रम्प तो यार, कुछ भी बोलता है यार। कुछ भी नहीं बोलता है, वो श्री कृष्ण जी की रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। श्री कृष्ण जी नॉन प्रिडिक्टेबल थे। श्री राम को अगर तुम खड़ा हुआ देखोगे तो श्री राम कैसे खड़े होते हैं? ऐसे। अपनी कोई मजाल नहीं कि अपन भगवान को कंपेयर करें, पर भाई साहब सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। यहाँ तो बहुत चीरफाड़ होने वाली एक एक चीज की। तो श्री राम ऐसे खड़े होते थे, मतलब नियम कायदे कानून से चलने वाले। धोबी ने भी बोला कि पत्नी रावण के घर रहकर आई है तो उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम 1008 महाराज श्री राम। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाले। और श्री कृष्ण जी कैसे खड़े होते थे मुझे बताओ? श्री कृष्ण जी ऐसे खड़े होते थे, स्क्रीन पे पूरा नहीं देख पाएंगे। एक पैर ऐसा रखा हुआ है, और फिर उसके बाद में बांसुरी हाथ में पकड़ी हुई है, और सुदर्शन चक्र है। उनके खड़े होने का पोस्चर ये था। ये कौन सा पोस्चर है? ये कौन सा पोस्चर?
दिस इज फेमिनाइन पोस्चर। फेमिनाइन मतलब गर्ल्स जनरल तौर पर ऐसी खड़ी होंगी, मेन जो होंगे वो ऐसे स्टर्न लुक में खड़े होंगे। तो अगर ये फेमिनाइन पोस्चर है तो मतलब श्री कृष्ण जी अनप्रिडिक्टेबल थे। कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। बांसुरी भी बजा रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुदर्शन चक्र भी है। कब गर्दन काट देंगे। किसकी गर्दन काटी थी? बोला था 99 गलती माफ करूंगा, पर 100वीं गलती पे गर्दन काट दूंगा। श्री कृष्ण जी ने किसकी गर्दन काटी थी? जाओ जेंजी गूगल करो, फिर नहीं पता है तो। हाँ, शिशुपाल। शिशुपाल को बोला था तू गलती करते जा, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरी 99 गलतियां बर्दाश्त करूंगा, 100वीं गलती पर तुझे उड़ा दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो बहुत परिस्थिति के मुताबिक फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव थे। ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प देखो, वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच, हम क्यों चाहते हैं तुम अमीर बनो। फ्रॉम द आर्ट ऑफ द डील, मिडास टच, द बिग एंड द किक एस, फ्रॉम द आर्ट ऑफ कॉमर्स। आप खुद समझो, ये धंधे वाला आदमी है। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी चमकाते रहता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो नॉन प्रिडिक्टेबल है। इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और इंटरव्यू लेने में ही जेलेंस्की का मजाक उड़ा दिया उसने, ताकि पूरी दुनिया देखती रहे। बहुत प्लानिंग से चलने वाला व्यक्ति है। कुछ भी बेतुके स्टेटमेंट इसलिए देना है ताकि व्यक्ति पकड़ ना पाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। नॉट एग्जैक्टली लाइक श्री कृष्ण बट सिमिलर टू श्री कृष्ण। वो कोई बेतुके स्टेटमेंट नहीं देते थे। पर जिस दिन बच्चों लोग तुम्हारे बारे में जानना शुरू कर देंगे, तुमको पूरी तरह से पहचान जाएंगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का आकर्षण खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का आकर्षण तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक लोग तुमको पूरी तरीके से समझ ना पाए। इसलिए कभी अपनी पूरी किताब लोगों के सामने नहीं खोलना है। जिस दिन तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, उस दिन लोगों का इंटरेस्ट तुम में खत्म हो जाए। ये वो अप्रोच को फॉलो करता है। तो ट्रम्प इज नॉट अ पागल मैन, है ना, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। और देखते जाओ, पहले तुम दोस्ती करो, तुम दोस्ती करो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? पार्ले जी बाय 5 रुपीज। आज भी साला पार्ले जी 5 रुपए में कैसे बिक रहा है मेरे को तुम बताओ भाई साहब। अपन तो चैट जीपीटी पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, ये पार्ले जी का लफड़ा क्या है? ये बिस्किट आज भी 5 रुपए के अंदर कैसे बिक रहा है, जरा एक बार अपन चेक करो। और चैट जीपीटी से भी पूछ लेंगे, ये लो जी पार्ले जी 5 रुपए, मतलब मेरे पापा ने खाया तो भी 5 रुपए, तुम्हारे पापा ने खाया तो भी 5 रुपए, मेरे दादा ने खाया तो भी 5 रुपए, मेरी औलाद खाएगी तो भी 5 रुपए। भाई साहब 100 साल से 5 रुपए में कैसे बिक रहा है ये? ऐसे बिक रहा है कि इसने उन लोगों को टारगेट करके रखा है कि जो प्राइस सेंसिटिव है, क्वालिटी बहुत अच्छी है पार्ले जी की, पर 5 रुपए को मत छेड़ो भैया, ये प्राइस सेंसिटिव है। आप तो केवल उसकी क्वांटिटी को चेंज करो। पहले 100 ग्राम आता होगा, अब 50 ग्राम आएगा, फिर उसके बाद में 10 ग्राम कर देगा, फिर वो 5 रुपए में एक बिस्किट देगा तुमको, पर 5 रुपए को छेड़ेगा नहीं। हाँ, कैसी कैसी दुनिया में स्ट्रेटेजीज होती है। शैम्पू की वही बॉटल है, शैम्पू की बॉटल लेके निकला था घर से, फिर कहीं रखने में आ गई, नहीं तो बॉटल लेके आने वाला था मैं तुम्हारे लिए। तो शैम्पू की बॉटल जो आती है वो प्राइस बहुत ज्यादा है, पर उसका सैशे जब बिकता है तो वो तो 1 रुपए के अंदर सैशे बेच देते हैं। अगर उसके एमएल को कंपेयर करो तो सैशे में नुकसान हो रहा है। और अपने जैसा कोई फोकटिया आदमी हो तो वो तो सारे सैशे को काट के बॉटल भर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको तो सस्ता पड़ेगा। तो एक्चुअली कंपनी 1 रुपए का सैशे क्यों दे रही है? कुछ नहीं करना है, तुम एआई की दुनिया में तुम तो देखते जाओ, वाई वाई डालते जाओ। कुछ कोचिंग क्लासेस जो है वो आपको फीस रिफंड की बात करती है। वाई फीस रिफंड? वाई फीस रिफंड स्ट्रैटेजी? भाई साहब कुछ नहीं है, सब गेम प्लान है। फीस रिफंड इसलिए करवाई जा रही है, आपको बोलेंगे 90% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, आपको 90% टेस्ट देने पड़ेंगे, उन टेस्ट में भी आपको 75% टेस्ट पास करने पड़ेंगे। पेपर तो मेरे हाथ में है ना राजा, पेपर तो मेरे हाथ में ही है। मैं तुमको पास ही नहीं करूंगा, तुम्हारा रिफंड कैसे हो जाएगा? और कौन 90% रेगुलर आ सकता है? ये बारिश आंधी तूफान, घर में कोई त्योहार, कुछ, ये कोई 90% आता है? सब प्लान है, सब गेम प्लान है, सब दिमाग का खेल है। कोई बेवकूफियत नहीं करना। अपन तो इतने, मतलब सही मामले में बोलूं तो इतने शार्प लोग हैं कि कोई अपने को बोले सजल आई लव यू तो भी अपने को डाउट होता है। झूठ, तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तू मेरी बॉडी से प्यार करता है।
गर्ल्स अलर्ट रहना। कोई तुमको बोल रहा है कि आई लव यू, उसको कहना क्लियर कर, मैं प्रेरक सर की स्टूडेंट, यू लव मी, यू लव माई बॉडी, यू लव समथिंग एल्स ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा दिमाग ऐसा हो जाएगा कि तुम हर चीज पे क्वेश्चन करोगे। मैं तो भाई साहब यहां तक बोलता हूं कि गणपति जी की जब आरती करते समय जब लोग झुकते हैं, तो तुम झुकने के पहले चेक करते हो क्या पत्थर में ईश्वर है, या फिर बाहर कोई बैठा गरीब व्यक्ति जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिला, उसके आंसू में ईश्वर है। ये ब्लाइंड क्यों चलते, ब्रेन वॉश नहीं रहना, ये ब्रेन वॉश दुनिया है। और जिस दिन तुमको भरोसा हो जाए कि पत्थर में भगवान है, तो साष्टांग हो जाओ तुम। पर सब लोग कर रहे हैं इसलिए मत करो। मैं तुमको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं बेटा, मना नहीं कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद से भी पूछा किसी ने कि प्रभु आप बोलते हो ईश्वर हर जगह है, तो फिर मंदिर में क्यों जाना? दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम स्वामी विवेकानंद। ये चाहिए स्वामी विवेकानंद बनने के लिए। उन्होंने बोला एक काम करो, पंखा बंद करो। पहले ऐसे वाले पंखे चलते थे हिलाने वाले, पंखा बंद करो। बोले अब तेरे को हवा लग रही क्या? बोले हवा नहीं लग रही। तो बोले हवा तो है, फिर हवा क्यों नहीं लग रही तेरे को? हवा तो है, फिर हवा क्यों नहीं लग रही तेरे को? महान व्यक्ति प्रश्नों के जवाब कैसे देता है वो सुन। तो बोले बस ईश्वर तो हर जगह पर, मूर्ख उसको तू पहचान पाए, महसूस कर पाए। इसलिए मंदिर में जब तप यज्ञ होते हैं और उसका ट्रायंगल ऐसा बना हुआ रहता है कि एनर्जीज अंदर रहे, तो जब आप उस एरिया में जाते हो तो क्वांटम फिजिक्स बोलता है यू गेट एनर्जाइज। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है, नहीं जाना है मत जा, कोई दिक्कत वाली बात। हर चीज पे क्वेश्चनिंग, हर चीज पर वाय, हर चीज ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कैसे होता है। और धीरे 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 आप कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाना सीख जाओ। आ रहा है समझ में? क्यों पेस नहीं बोलता फीस रिफंड पॉलिसी? नहीं भाई साहब, मेरी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 साल हो गए मेरे को, ये मेरा 25वां साल है, सिल्वर जुबली है। मेरे को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे इमेज खराब हो जाए। ये तो ऐसी चीज है जो 2 मिनट में कोई भी समझ जाएगा, तो फिर मेरी ब्रांडिंग का क्या होगा? मैं दूसरे तरीके से कुछ कर लूंगा, पर ये नहीं करूंगा। पॉइंट। तो दुनिया में हर जगह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। छोटा सा बच्चा भी माँ के सामने रोना शुरू करता है जब 4 मेहमान बैठे रहते हैं ताकि वो अपनी बात मनवा सके, वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। पर हमारे भगवान कौन से कम थे यार? मैं तुमको भगवानों के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, ये गणेशोत्सव चल रहा है, गणेश जी से बोला गया कि भाई साहब आप एक काम करो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जाओ। उनके और उनके भाई को बोला। गणेश जी ने क्या बोला बताओ? हाँ, माता पिता खड़े, इन्हीं के चक्कर मार लो। क्या ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है? तो सर समझ में आ रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है जिससे कोई बड़े गोल्स को कम टाइम में कम रिसोर्सेज में पूरा करना है। उसके लिए एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लो जी, कृष्णा इन महाभारत। मतलब मैं तो बंधा हुआ हूं। क्यों बंधा हुआ हूं? क्योंकि मेरे पास सिलेबस है, ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिलेबस है और सिलेबस में जाना होगा। श्री कृष्ण जी की महाभारत में रणनीतियां थी कि नहीं थी, तुम तो ये बताओ। ये जो श्री कृष्ण जी रथ का पहिया लेकर मारने उतरे, क्या ये भी स्ट्रेटेजी नहीं थी श्री कृष्ण जी की? क्योंकि वो तो पहले से ही कसम खा चुके थे कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, फिर ये युद्ध का ये पहिया क्यों उठाया? तो इसलिए उठाया ताकि अर्जुन को समझ में आए कि पगले, अगर तू नहीं लड़ेगा तो फिर मेरे को लड़ना पड़ेगा, और मैं लड़ूंगा तो मेरी सारी जो प्रतिज्ञाएं वो सारी टूटेंगी और उसका पाप तेरे ऊपर जाएगा। क्योंकि फट्टू तेरे को डर लग रहा है कि सामने लोग खड़े हुए, मैं तीर कैसे चलाऊं। क्या भाई साहब, क्या खतरनाक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपको नियम कायदे कानून से चलना है तो श्री राम जी की आराधना करना, परंतु अगर तुमको लीडरशिप सीखनी है तो तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में श्री कृष्ण जी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। फ्लेक्सिबल, डायनामिक, एबिलिटी टू चेंज विद द टाइम्स, दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज। दुर्योधन ने पूछा कि प्रभु मैं माता जी से मिलने के लिए जा रहा हूं और निर्वस्त्र था। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि पागल ऐसा क्या है, कपड़े तो ढाक पहन ले, नीचे का हिस्सा तो ढाक। माँ से मिलने जा रहा है? नहीं नहीं, माँ ने बोला है तू जैसा पैदा हुआ था वैसा ही मेरे सामने आना, माँ गंधारी बुला रही है मेरे को। अरे पर माँ तो माँ है, तू तो बड़ा हो चुका है, नीचे का हिस्सा तो ढक। और नीचे का हिस्सा ढकवा दिया। क्यों? क्योंकि एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि जब तक कि उसकी जांग तोड़कर उसके खून से केश नहीं धोए जाएंगे तब तक के ये संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए उसके नीचे के हिस्से को कमजोर रखना जरूरी था। बोला अर्जुन को और दुर्योधन को कि सुबह में उठूंगा, श्री कृष्ण जी ने,
कि आ जाना, जिस पर मेरी निगाह पहले पड़ेगी उसको मैं बोल दूंगा कि जो मांगना है मांगो, या तो मैं आऊंगा या तो मेरी सेना आएगी। कितने इंटेलिजेंट है भाई साहब। सेना अलग से लड़ रही थी श्री कृष्ण जी की, और श्री कृष्ण जी अलग लड़ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में तुम मांग लेना जिसको मांगना है। और क्या हुआ, अर्जुन जाकर श्री कृष्ण जी के कहां पर खड़े हुए, पैरों की तरफ, और दुर्योधन जाके कहां खड़ा हुआ, श्री कृष्ण जी के सर की तरफ। अब व्यक्ति की नींद खुलती तो सबसे पहले कौन दिखता है, जो सामने खड़ा हुआ है, ना कि मुंडी मोड़ के इधर की कौन खड़ा हुआ है। तो उससे पूछा कि बोलो भाई, तो दुर्योधन को बोला चल तू ही पूछ ले। तो दुर्योधन ने बोला कि प्रभु एक काम करो, आप तो मेरे को सेना दे दो, आप चले जाओ, क्योंकि आप तो शस्त्र उठाओगे नहीं, आप सारथी बन जाओ। और जैसे ही जाके शकुनी मामा को बोला दुर्योधन ने कि प्रभु मैं तो आज बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके आया हूं, आज तो मैंने निपटा ही दिया। वहीं शकुनी मामा ने सर पकड़ लिया कि मूर्ख, जहां से भगवान लड़ेंगे वो टीम कभी हार सकती है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट नीचे से सेना को लेकर आया है। और जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो टॉप पर बैठा रहता है, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो तो पांडवों की तरफ चले। 5,000 साल पहले से सब्जेक्ट चला आ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो गए पर इसको नहीं हिलाया। कुछ तो लॉजिक होगा ना बेटा। इंस्टीट्यूट आपको क्या सिखाने की कोशिश। चले आगे। अच्छा, हाँ, तो इतना अद्भुत सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे रुकना पड़ेगा, ऐसी वाली चीज है। जबकि इतना है कि एक लेक्चर तो क्या, एक जीवन कम है यार बेटा सीखने के लिए। कुछ बढ़िया बताता हूँ। पहला दिन है, तुमको आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए कि अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो 2 मिनट रुकना, कुछ आपको बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज दिखाता हूं। कौन है ये आदमी, रतन टाटा, है ना। मल्टीपल बिजनेस, मतलब इसको बड़ा करके देखेंगे, देखिएगा क्या था यार। टाटा दरवाजे भी बना रहा है, देखो राइट से लेफ्ट में मैं लेना शुरू करता हूँ। देखो, टाटा कैपिटल, टाटा एआईए, जैगवर लैंड रोवर का एक्विजिशन, टाटा मोटर्स, टाटा टेलीकम्युनिकेशन में है, टाटा घड़ियों में है, टाटा वॉचेस में है, तनिष्क में है, ज्वेलरी में है, टाइटन में है। टाटा जो उसने स्टारबक्स का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल के रखा है, टाटा चाय बिकती है खाने पीने में, टाटा संपूर्ण आटा है, टाटा जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा क्विक कॉमर्स के अंदर है, बिग बास्केट है, नियो है, टाटा क्रोमा है, टाटा ट्रेवल्स के अंदर है, ताज है, विवांता है, एयर एशिया है, एयर इंडिया है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टाटा इंफ्रा इन हाउसिंग में है, पावर में है, प्रोजेक्ट्स में है, टाटा स्टील के अंदर है, टाटा एरोस्पेस के अंदर है। कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही काम करते हैं और कुछ लोग एक जिंदगी में कई सारे काम करते हैं। तो जब बच्चों रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, आपको दुनिया जीतनी होती है, आपके पास समय कम होता है, तब आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करना ही पड़ेगा। मेरा तो कोई बड़ा एग्जाम्पल है नहीं, मेरा तो बहुत सड़ा सा एग्जाम्पल है, पर 25 साल पहले एक आदमी ने पढ़ाना शुरू करा जो इस लाइन में कहीं नहीं था। वो तो इंजीनियर था, एमबीए था, और बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, एक एक बच्चे को पढ़ाते गया, पैसा कमाते गया, इन्वेस्ट करते गया, और 25 साल के अंदर ये 10 मंजिले इमारत खड़ी कर दी, बेस्ट इन द क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। आज भी पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहा है कि अगले 25 साल कोई नहीं हिला सकता है। तो ये तो असंभव सी बातें लगती है ना यार। बहुत सिंपल है बेटा, मैं तेरे को गुर सिखा दूंगा ना, मैं जहां तक पहुंचा हूं, उस पहुंचने में क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो मैं तुझे सिखा दूंगा, तुझे बस जीवन में उसको अप्लाई कर। नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो फेलियर का ठप्पा सबसे पहले लग जाना चाहिए। ठीक है? चलो, कुछ और कहानियां देखते हैं जिससे तुमको समझ में आए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देख बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किससे कहानियों के बारे में नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझने के बारे में, लिखने के बारे में, और हमको मजा तो बहुत आएगा, ऐसा कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ाते रहूं और आप दीवाने हो जाओ। एक एक बात पर आपको लगे अरे यार ये भी क्या है वो भी क्या है, पर ये पर्पस नहीं है बेटा। मेरा यहाँ पर मेरा पर्पस है तुमको समझाना भी है, तुमको लिखवाना भी है, तुमको एग्जाम पास भी करवा और याद भी करवा। और घर जाके इस सब्जेक्ट के लिए टाइम किसके पास रहेगा यार। 50 नंबर का 6B नाम का सबसे आखिरी सब्जेक्ट, पर लाइफ में इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। ये कौन है, जैसे आंख फड़फड़ाने वाला कौन है ये, बाबा रामदेव। नागा बाबा बनकर हिमालय पे नागा बाबा का जीवन जी रहा था ये।
पर योग और ये सारी चीजों से उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर बनाया, और बाल मुकुंद करके उनके पार्टनर के साथ मिलकर नागा बाबा में के रूप में निर्वस्त्र चलने वाला व्यक्ति आज 10,000 करोड़ रुपए का एम्पायर बना के तैयार है। मैं तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सबसे पहले एक डेफिनेशन देता हूं, फिर उसके बाद लाता हूं, तो तुमको मजा ज्यादा आएगा। और फिर लेक्चर खत्म होने के पहले तो बेटा आंसर लिख के उठना पड़ेगा, उसके पहले तो छुट्टी होगी नहीं। तो ये देखो भाई, क्या है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर ने बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, दो चीजें नहीं है और दो चीजें हैं। सब है तुम्हारे पर, नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो। अभी मैंने बुक्स में कुछ चेंजेस करें तो 2 दिन नया एडिशन आने में लगेंगे, तब तक मैं नोट्स तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा। तो जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, तुमको शाम तक, दोपहर तक ये सब मोबाइल में मिल जाएगा। अभी सिर्फ सुनो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बंडल्स ऑफ टेक्निक नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनालिटिकल थिंकिंग है और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन है। बहुत ध्यान से देखना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है। क्या नहीं है बेटा? दो हाथ ऐसे करो, दो हाथ ऐसे करो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या नहीं है? बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बंडल ऑफ टेक्निक्स नहीं है। ये क्या है? ये एनालिटिकल थिंकिंग है। ऐसे करो, एनालिटिकल थिंकिंग है। और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन है। और क्या है? अपने रिसोर्सेज को एक्शन पे लगाना है। वापस से बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या नहीं है? बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है, क्रॉस कर रहे हैं, पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनालिटिकल थिंकिंग है और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन, एक्शन को, रिसोर्सेज को एक्शन पे लगाने का नाम है। क्या तुम सहमत हो बच्चों? वेरी गुड। तो जो अपन, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? पीटर ड्रकर। मतलब कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये होना ही चाहिए। और अपनी जो किताब दूंगा, फुल मल्टी कलर बुक है, बहुत प्रेम से, बहुत खूबसूरती से, इतने साल के रिसर्च के साथ बनाई है। और हर अटेम्प्ट में अडेप्ट करते हैं, उस चीज को चेंज करते हैं बच्चों के रिक्वायरमेंट पे। उस किताब में 4 कलर है। रेड कलर का कलर बोल्ड और से दिखा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो तुमको याद रखना है। ब्लू कलर जो है वो टाइटल है और सब टाइटल्स है। ये इस तरह की बुक मिलेगी। फिर उसके बाद ग्रीन कलर से दिख रहा है वो निमोनिक्स है। POSDCORB मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कोऑर्डिनेटिंग करो, रिपोर्टिंग करो, बजटिंग करो। और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ वायलेट कलर से लिखा होगा, वो टिपिकल चीजें होंगी। तो 4 कलर है, जरा मेरे साथ कलर बताओ, इस किताब को कैसे पढ़ोगे? जो रेड से दिया है वो क्या है? इंपॉर्टेंट। जो ग्रीन से दिया है वो क्या है? निमोनिक्स, याद करोगे। जो ब्लू कलर से दिया है वो क्या है? टाइटल और सब टाइटल है। और जो वायलेट कलर से दिया है वो क्या है? वो टिपिकल चीजें जिसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्म में चीजें बनकर आ सकती है। जैसे मैं ये चैप्टर खत्म करने के बाद में तुमको लेके जाऊंगा स्कैनर्स की तरफ। तो देखो, तुमको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे रहेगा ये स्कैनर। तो ये स्कैनर रहेगा। अब ये स्कैनर है एल्विस ग्लोबल। मतलब ये केस स्टडी है, टिपिकल चीज है, ये करना ही है। तो अपने को ऐसे तो पूरे 40 अटेम्प्ट के स्कैनर है जो तुमने फाउंडेशन में भी करे, पर यहाँ पर ये स्कैनर्स में जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो वायलेट कलर से दिए होंगे। तो 5 अटेम्प्ट के तो अपने को करना ही करना है। याद रहेगा बच्चों? और हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे बेटा जैसा हम हमेशा पढ़ते थे फाउंडेशन के दौरान भी। तुमको याद आएगा, अपन बादल बनाते थे, याद है तुमको? याद, बादल बनाते थे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो मैं तुमको वो आंसर का बादल बनवा दूंगा। तो बादल में सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा आंसर लिखो। तो तुमको रोज 15 मिनट आंसर क्लास में ही लिखना है। 40 दिन में 40 आंसर, खेल खत्म, सब्जेक्ट खत्म। 50 नंबर का पेपर होगा, पूरा 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। उसका मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी लिखवाऊंगा तुमसे कॉपी में, देखो स्ट्रैटेजी फॉर एसएम पेपर। पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और एरो बना हुआ है, नीचे से ऊपर का पेपर अटेम्प्ट करना है। तभी तुम पूरा 100 नंबर का पेपर कर पाओगे। क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर एसएम करना है, 1.5 घंटे में एफएम करना है। तब तो जाके 3 घंटे में एसएम एफएम का पेपर होगा। और चिंता वाली कोई बात नहीं, 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि एसएम में अलग से पास होना है, एफएम में अलग से पास होना है। अगर तुम्हारी नंबर्स पे अच्छी पकड़ है तो तुम एफएम में नंबर बढ़ा लो। अगर तुमसे थ्योरी अच्छी याद होती तुम एसएम में नंबर बढ़ा लो। तो कॉम्बिनेशन है, कोई कारण ही नहीं बनता, है ना? चलो शुरू करें भाई। यस सर। तो अब आओ साहब, ये जरा तुम देखो,
और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लग रहा है, इस जरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को तुम समझो तो मजा जबरदस्त आएगा भाई। तो ये देखो सर, ये आ गया बाबा रामदेव, 10,000 करोड़ की कंपनी बना ली भाई साहब। कैसे करते हैं यार ये लोग? 500 रुपए से फिजिक्स वाला शुरू करता है पढ़ाना, अलग पांडे, और आज 5,000 करोड़ की कंपनी बना ली। बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस को इतना टाइम लगा, इतना बड़ा सफर तय करने में, और ये 5 साल में कर दिया। ऐसे करते हैं यार ये सब लोग, है ना। अन अकेडमी जो नाम ही है कि एकेडमी नहीं है, वही इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं? तो क्या ये सब सीखना नहीं चाहोगे? अगर ये नहीं करा तो अपन गधे समान मेहनत करते रहेंगे और जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं। अब परिधान नाम का स्टोर लॉन्च करा, लोगों की नफ्स को पकड़ा। आप ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। परिधान नाम का स्टोर लॉन्च करा, लोगों की नफ्स को पकड़ा कि भैया अब स्वदेशी लेकर आएंगे। तो सारी कंपनी मल्टीनेशनल अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हैं, इन्होंने स्वदेशी पे काम कर दिया। तो इनका स्ट्रैटेजी क्या था? स्वदेशी। और स्वदेशी के साथ में उन्होंने क्या क्या काम करा? जीन्स भी बनाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद संस्कारी स्कर्ट। भैया हमारी लड़कियां बहुत संस्कारी हैं, वो नॉर्मल स्कर्ट नहीं पहनती। कौन सी स्कर्ट पहनेगी? संस्कारी। जीन्स कैसी पहनेगी? संस्कारी जीन्स। लंगोट भी पहनोगे तो ऑरेंज कलर की पहनना भैया, है ना, क्योंकि अपन तो स्वदेशी, अपन तो भारत। तो ऐसा इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया और पॉइंट के साथ में बिजनेस शुरू करा। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक यूएसपी होता है, जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन। ठीक है बच्चों। और देखो भाई, वर्जिन नाम की कंपनी का नाम सुना है? अब कुछ फेलियर्स के भी एग्जांपल। वर्जिन का एटलांटिक चलता है पर ब्राइडल वेयर नहीं चलता है, क्योंकि ब्रांड इमेज किसी के साथ जुड़ जाती, फिर आप ब्रांड चेंज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो फेल हो जाता है। कैडबरी की डेयरी मिल्क चलती पर कैडबरी का मैश पोटैटो नहीं चलता है, पोटैटो को मैश कर दिया जाए और पूरे वर्ल्ड में, पर ये फेल हो गया क्योंकि कैडबरी की इमेज मीठे के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको अपने ब्रांड को संभालना भी पड़ेगा, आप गलत जगह नहीं एंटर कर सकते। मैगी का जो है वो मैगी के नूडल चलते पर मैगी का पास्ता नहीं चलता। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गलत लगाने के एग्जाम्पल है। लेवाई की जीन्स चलती पर लेवाई का बिजनेस सूट नहीं चलता। समझ रहे हो बच्चों, है ना। सैमसोनाइट का सूटकेस चलता है पर सैमसोनाइट का जैकेट नहीं चलता। राइट, देखते रहो भाई। चीतोस जो है वो लिप बाम के रूप में यूज किया जाता है, पर चीतोस के चीज बॉल्स अगर बनाकर बेचोगे तो वो फीलिंग नहीं आती मुझे। फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फेयर एंड लवली बेटा, जिसको उन्होंने बाद में चेंज करके ग्लो एंड लवली करा, उसने लोगों के लिए क्या काम करा? उन्होंने पहले जब डब्बे में बेचा तो नहीं चला, पर जब उसको ग्लो एंड लवली करा तो चलने लगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मेंस को भी गोरा दिखना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट पकड़ते हैं ये लोग, मार्केट में चलना कैसे है ना। डिजाइन थिंकिंग में नाइके ने ट्रांसपेरेंट जूते बनाए पर वो भारत में फेल हो गए, क्योंकि भारत में लोग फटे मोजे भी पहन सकते हैं, क्योंकि अपने को तो अंदर कुछ भी पहनो, भाई चड्डी भी फटी हुई है तो क्या पता, और पहनी नहीं है तो क्या पता। तो भारत में नहीं चलेगा ये सब, ठीक है, दुनिया में चलता होगा। विजय शेखर दूध लेने के लिए गए पेटीएम में, और पेटीएम उस समय पेटीएम नहीं आया था, तो दूध लेने के लिए गए, उन्होंने भैया मेरे पास पैसे नहीं, बोले नहीं भाई साहब आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। तो पेटीएम जब लॉन्च कर दिया उसके बाद जब गए तो भी उसको जाने नहीं दिया, बोले नहीं भाई साहब आपको तो पैसे देने पड़ेंगे, बोले मेरे पास पैसे अभी आए नहीं। तो वहां से विजय शेखर शर्मा जी को आइडिया है कि अपने को साउंड बॉक्स लाना चाहिए। तो फिर एकदम टिंग से जाता है, 10 रुपए प्राप्त हुए, तो ऐसा कोई बोले तो अपने को अच्छा लगता है कि अपन मालदार बन रहे। तो ऐसे में पेटीएम को साउंड बॉक्स का आइडिया वहां से आया। तो तुमको बाजार में देखना है कस्टमर की इनकन्वीनियंस कहाँ है, और उस इनकन्वीनियंस को कन्वीनियंस में कन्वर्ट कर दो, मल्टी डॉलर बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं। बस देखते रहो आजू बाजू की कहाँ इनकन्वीनियंस है, उस इनकन्वीनियंस को ठीक करो। भाई ये देखो, H&M तुमने नाम सुना है? स्टोर का, गारमेंट स्टोर है। तो H&M स्टोर के अंदर दो लोग गए और दो लोगों ने जाकर बोला कि भाई साहब हमको यहाँ पर नमाज अता करनी है, तो कोई जगह दोगे? उन्होंने फट से कारपेट बिछा दिया, और कारपेट बिछाकर उनको बोला कि अच्छा चेंजिंग रूम में आप नमाज अता कर लो। तो सोशल मीडिया पर इतना हल्ला हुआ है इस बात का, तो वहां से H&M स्टोर रातों रात पूरी दुनिया में फेमस।
एक एक छोटी छोटी चीज है। क्या तुमने जीवन बिंदी का नाम सुना है? महिलाओं में आयोडीन की कमी के कारण उनको कैंसर होता था, ब्रेस्ट कैंसर। तो सरकार ने एक ऐसी बिंदी बनाई जिस बिंदी के अंदर आयोडीन है, ताकि जब बिंदी लगाएंगे तो शरीर में आयोडीन जाएगा, और वहां से प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया। ये फाइब्रोस्टिक ब्रेस्ट कैंसर नाम की बीमारी होती है, लाइफ सेविंग डॉट बनाया और गांव में फ्री बिंदियां बांटना शुरू करी। क्या ये सब बच्चों केवल ट्रिक्स है? इतना छोटा वर्ड। क्या ये केवल टेक्निक्स है? क्या ये एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है? क्या रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाने का नाम नहीं है? बताइए। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बास्किन रॉबिन्स के अमेरिका के एक आउटलेट पर एक लड़की ने ट्वीट करा कि मेरी दादी ठंड में बर्फ गिर रही है, वहां पर कोई सामान पहुंचा सकता है क्या? तो वो जीवित रह पाएंगी कुछ दिन और मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। बास्किन रॉबिन्स के कुछ एग्जीक्यूटिव ने ये देख लिया ट्वीट करते हुए लड़की को, या मैसेज करते हुए इंस्टा पे, सोशल मीडिया पर, और उन्होंने बोला कि अपन फ्री बैठे हुए, कोई आइसक्रीम नहीं खा रहा है जब इतना बाहर आंधी तूफान हो रहा है, चलो जाकर उनको सामान देकर आते। इतना फेमस हो गया कि बराक ओबामा ने आके बोला कि दिस इज व्हाट रियल अमेरिका इज। क्या तुम बराक ओबामा को अपने आइसक्रीम के ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनवा सकते हो पैसे देके? अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये थे। तो क्या है ये सब? ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। रिगले नाम की जो च्युइंगम थी वो पहले साबुन बनाती थी, साबुन में बिकता था, तो साबुन के साथ में उन्होंने बेकिंग पाउडर देना शुरू करा। बेकिंग पाउडर इतना बिकने लगा कि उन्होंने साबुन बंद करके बेकिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। जब बेकिंग पाउडर बेचते थे तो उसके साथ च्युइंगम बेच साथ में फ्री देते थे। पर बेकिंग पाउडर की सेल ज्यादा इसलिए होती थी क्योंकि लोगों को च्युइंगम बहुत पसंद आती थी, और वहां से फिर पूरा बिजनेस च्युइंगम का शुरू कर दिया। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा च्युइंगम का ब्रांड है रिगलीज। जो परिस्थितियों में अडेप्ट हो जाएगा, जो सिचुएशन में ढलेगा, वो सरवाइव करेगा। इस दौर में सफलता के वो हकदार नहीं जो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं। मैंने भी टीचर्स को आउटडेटेड होते हुए देखा यार बेटा, डर भी लगता है। 25 साल पहले हम जिन बच्चों को पढ़ाया करते थे वो अलग तरह के बच्चे थे। 25 साल बाद आज जब पढ़ा रहे थे वो अलग तरह के बच्चे। अगर आप स्टाइल नहीं बदलोगे आप खत्म हो जाओगे। ब्लैकबेरी खत्म हो गया, नोकिया खत्म हो गया, टपरवेयर कितना बड़ा ब्रांड था, खत्म हो गया, चेंज ही नहीं हुआ। प्लास्टिक के डब्बे बनाया करता था, पर मिल्टन, सेलो, इन्होंने डिजाइन के मुताबिक चेंजेस करे, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस करे, उन्होंने चेंज ही नहीं करा, खत्म हो गए। तो अगर आप किसी बिजनेस फैमिली से हो और बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, तो पापा को, मम्मी को, चाचा को, सबको बताना है कि अपने को परिस्थितियों के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा, श्री कृष्ण जी जैसा बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और ट्रिक्स और टेक्निक से बिजनेस सफल नहीं होगा। वो एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा बाजार की रिक्वायरमेंट क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको अपने रिसोर्सेस को वहां लगाना। चले बेटा। अच्छा, तो ये था दोस्तों पूरा खेल कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। कॉपीज निकालो सब लोग। और ये रहा आपके सामने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस। और यहां हम शुरू। 5 चैप्टर है बेटा, कुछ भी नहीं है, छोटा सा छटाक भर का सिलेबस है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लिखना आना चाहिए। तो मैं तुमको एक नजर सिलेबस की भी दिखाता हूँ, वो भी तुम देखो, है ना। पूरा सिलेबस क्या है आप देखिएगा बेटा, और अच्छे से समझना बच्चों, है ना। खूब मजा लेके पढ़ेंगे अपन, और उसके साथ में सारी प्रैक्टिकल चीजें भी पढ़ेंगे। ये देखो, मैंने इंदौर नंबर 1 है, उस पे तुम्हारे सिलेबस को फिट करा है, इसको चेक करो। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये है। इंदौर जो नंबर 1 आया है 8वीं बार सफलता में, क्या इंदौर ने कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो लगाया होगा ना यार बेटा? क्या केवल ट्रिक से हम नंबर 1 बन गए? क्या हम केवल टेक्निक से नंबर 1 बन गए? हमने एनालिटिकली सोचा होगा ना बच्चों। हमने अपने रिसोर्सेस को सही जगह पे कमिटमेंट टू द एक्शन लगाया होगा ना। इंदौर ट्रिक से नहीं बनाए, इंदौर टेक्निक से नहीं बना हुआ है, ये एनालिटिकल थिंकिंग से बनाए और अपने रिसोर्सेस को सही जगह लगाने से बनाए। सुनो, मजा आएगा। ये पहला चैप्टर, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखो। जैसे ही लिखने का पॉइंट आएगा मैं तुमको बताऊंगा। चैप्टर नंबर 2, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखो।
बाहर कोई अपॉर्चुनिटी है, बाहर कोई थ्रेड भी है। कोई भी बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए, सब बच्चे ध्यान से देखो, बाहर कोई अपॉर्चुनिटी को टैप करो, बाहर कुछ थ्रेड्स भी है। दोनों चीजों को ध्यान से देखो, अपॉर्चुनिटी भी और थ्रेड भी। हमने क्या करा, अपॉर्चुनिटी हमको देखी, भाई घर के आगे कचरे के डब्बे रखवा दो, थ्रेड था, नहीं तो लोग कचरा सड़क पे फेंकेंगे, ठीक है भाई। पर क्या केवल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल से काम हो जाएगा? नहीं, तुमको इंटरनली भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और इंटरनली देखो, आज इंदौर की सफाई इस लेवल पे बेटा कि हम कहीं बाहर कचरा नहीं फेंकते। हम इंटरनली भी अपने आप को ठीक कर रहे हैं। हमारे सफाई मित्र रात दिन झाड़ू पोछा लगता है, इंदौर की सड़कें धुलती है जो इंदौर से बाहर आए हुए हैं। हमारी ताकत है हमारा इंटरनल मैनेजमेंट। हमारी कमजोरी है कि हम खाते पीते बहुत है तो कचरा भी इधर उधर बहुत करते हैं, पर हमने अपनी ताकत और कमजोरी, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, वो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के साथ में मैच कर। अब हमारे पास कचरा भी होते तो हम बाहर नहीं फेंकते। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो हमारे पास क्या चॉइसेस थी भाई? 13 लाख टन कचरे का ग्राउंड था, देखो पहले लिखा हुआ है वो। और वो 13 लाख टन कचरे का ग्राउंड था कहां पर, ये बताऊं? आप साउथ तुकोगंज में जाते हो तो वहां पर आपको साउथ तुकोगंज के रोड पे होटल राजशाही पैलेस है, उसके पास में ये इतना बड़ा कचरे का ग्राउंड था। और उस कचरे के ग्राउंड को 100 एकड़ की जमीन को हमने पूरा साफ कर दिया, वहां पर बायो गैस के प्लांट लगा दिए। अब इंदौर में जो गाड़ियां चलती हैं वो गाड़ियां जो है वो बायोगैस से चलती हैं। क्या ये केवल ट्रिक और टेक्निक है? नहीं यार, ये एनालिटिकल थिंकिंग है। हमने अपने रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाया यार बेटा, तब जाके इंदौर ये सब कर पा रहे हैं। हमने कलेक्शन करा, कचरे को इकट्ठा करा, सेग्रीगेशन करा, उसको बांटा और उसको हमने प्रोसेस करा। जो ये केस स्टडी मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये केस स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के अंदर केस स्टडी डिस्कस की जाती है। इंदौर नंबर 1 कैसे बना? हाँ, तो इंदौर में तो डिस्कस होना चाहिए। 5वां चैप्टर, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। देखो 5 चैप्टर का मजा देखो। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है ये पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या देखना है ये सिखाऊंगा, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चेंज करना है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनती है वो सिखाऊंगा, और फिर उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना बताऊंगा। दैट्स ऑल। तो 5 चैप्टर में ये काम हो जाएगा। और गॉड का जो स्पेलिंग है GOD, पता है जी से क्या है? जनरेटर, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करी। ओ से क्या है? ऑपरेटर, ऑपरेटर विष्णु जी जिनको सृष्टि चलाने का जिम्मा दिया गया। डी से क्या है? डिस्ट्रॉयर, शिव जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं अलग अलग रूप में आके सब चीजों को कंट्रोल करूंगा। तो यही तो मैनेजमेंट है, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रॉय। कंट्रोल करो, गलत हो रहा है तो कंट्रोल करो, वही हमारा सिलेबस भी है। तो देखो इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल में अपन करेंगे। अब इंदौर रियूज करता है, रिड्यूस करता है, रिसाइकल करता है, ताकि हम देश में प्रथम स्थान पे बने रहे। और 8 बार में से आज तक हमको कोई हरा नहीं आया पाया, मतलब हमेशा कुछ नया सोचता है इंदौर। हमेशा कुछ दूसरे शहर हमको कॉपी करते हैं, तब तक हम कुछ क्रिएटिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाकर आगे बढ़ चले भाई। तो अद्भुत विषय है दादा, मतलब क्या बोलूं मैं इसके बारे में। मेरा तो पूरा जीवन ही आप ये मानो नंबर्स, मैथ, स्टैट्स, LR और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बीता है। जो भी थोड़ा बहुत आज हूं इन्हीं की बदौलत हूं। तो अच्छे से दिल लगा के पढ़ो बेटा, नंबर भी कमाएंगे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चीजों को भी समझो। करें बच्चा लोग शुरू। अब अपनी कॉपी निकालो, लिखो चैप्टर नंबर 1। नोट्स आ जाएंगे, नोट्स में भी नीचे जगह तो वहां भी लिख लेंगे, पर आंसर लिखने के लिए तो एक कॉपी चाहिए ना बच्चों। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, जगह जगह QR कोड भी दिए हुए हैं, ये वाले QR कोड को स्कैन करो तो बहुत बढ़िया वीडियो शुरू हो। तो बच्चे मोबाइल फोन निकालो, एकदम हाईटेक किताबें बनाई है तुम्हारी, लेटेस्ट चेंजिंग ट्रेंड के अनुसार। इसको स्कैन करो मोबाइल पे और बड़ा करो। एक वीडियो स्टार्ट होगा, बताओ वो वीडियो में क्या है। और जो बच्चों को थ्योरी में थोड़ा कम मजा आता है, जैसे सजल, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आंसर लिख लिख के बेटा कर लेंगे मैंने, चिंता मत करना है ना।
और जिनको मजा आता है थ्योरी में और थ्योरी लिखने में, वेल एंड गुड। पर जितना मेरा मन बोलता है मेजोरिटी बच्चों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती बेटा, मैं समझ सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, 50 नंबर जैसा विषय है, छोटा सा पेपर आते हैं, अपन सब करेंगे। क्या क्या आ रहा है वीडियो में बेटा? आया वीडियो आया? क्या आ रहा है, क्या है वो वीडियो में? हाँ भाई साहब, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, अब वो वीडियो बंद कर दो, अब वो वीडियो को जाने दो, और अब ये देखो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर। ये तुमको अपनी कॉपी में लिखना होगा बेटा। फर्स्ट डे, सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, स्ट्रेटेजी ऑफ एसएम पेपर। ये है किताब, ये है पेपर, ध्यान से देखो दोस्तों, ये हूं मैं आपके सामने। ये पेपर है सितंबर 24 का, 2 पेज का पेपर, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा जनवरी 25 का पेपर, ठीक है, 2 पेज। ये रहा मई 25 का पेपर, खत्म। ये रही वो किताब जो आपको दी जाएगी, पतली सी किताब है, कोई चिंता नहीं। कलर कोडिंग करी हुई है किताब के अंदर। जिनको मिली है किताब वो देख सकते हैं, जिनके पास पहले से, जिनको नहीं मिली है लेटेस्ट एडिशन उनको मिलेगा। ये देखो बेटा, कलर कोडिंग दी हुई है, जिस कलर के हिसाब से अपन किताब को पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत है, बहुत मेटिकुलसली डिजाइंड है। नीचे 2-3 लाइनें भी हैं जिनमें कुछ कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, बाकी आंसर की ड्राफ्टिंग करेंगे कॉपी में। वर्कबुक स्टाइल में बीच में जगह बनी हुई है जहां पर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, है ना, जो मैं बोलूंगा आपको। और हर कलर का सिग्निफिकेंस है। एशियन पेंट से अपन ने लाइन उठाई है, हर रंग कुछ कहता है, तो मैंने कहा चलो अब रंग से कहलवाई देते हैं अपन। यहाँ भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चार्ट्स बने हुए हैं हर चैप्टर के एंड में, तो आप चार्ट को देखोगे तो उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, हाँ? और अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि थ्योरी है, जो टेक्निक बताऊंगा वो फॉलो करना। और ये रहा स्कैनर, जिस स्कैनर में 2008 से लेकर आज तक के सारे क्वेश्चंस हैं। पर याद करो, सीए फाउंडेशन में भी बोलता था 5 अटेम्प्ट के पेपर अच्छे से करके जाओ, तो पीछे से रिवर्स 5 अटेम्प्ट के पेपर अच्छे से देखना है, जो हम डिस्कस भी करेंगे वो भी हम फॉलो करें। अब ये तुम नोट करो, मैं रुका हुआ हूं बेटा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर चौथे से शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों पेपर मिक्स होके आते हैं बच्चों, है ना। चौथा पेपर, चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन होंगे। इसका टाइम मैनेजमेंट डाल रहा हूं 25 मिनट। 25 मिनट में इसको करना होगा। कोई गलती मत करना कि शुरू में तुम पेपर यहां से अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करना है। पेपर रिवर्स चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं, सोचने पे ज्यादा तुमको फोकस करवाएंगे, और हो सकता है कि सोचने में गड़बड़ हो गई तो अपना टाइम भी खराब हो जाए। तो हम ये नहीं करेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हलवा होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कंपलसरी क्वेश्चन होगा बच्चों। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी शुरू में नहीं करना है। देखो उसके नीचे लिखा है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। 9-9 मिनट में 3-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट डिवाइड करके रखा हुआ है। 9-9-9 मिनट में 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एनी 2 आउट ऑफ 3 करना होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कंपलसरी में 3 केस स्टडीज आएंगी। देखो उस पर लिखा है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7वां, 8वां, यही है जहां से हमको पेपर शुरू, क्योंकि ये सबसे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। 5-5 नंबर के, ए और बी, 5 नंबर का, फिर ए और बी, 5 नंबर का, फिर ए और बी। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में 9-9 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब हमारी रफ्तार भी ऐसी होगी कि 9 मिनट में करना होगा। मतलब जब मैं तुमको कोई क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं उस क्वेश्चन का बादल बनवाऊंगा, जो कि आज ही से हम शुरू करने वाले हैं, आज ही का लेक्चर खत्म होने तक। तो तुमको मुझे 9 मिनट में उसका आंसर लिख के देना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि तुम एग्जाम में पूरा 50 नंबर का पेपर कर पाओगे। कोई भी चीज मिस मत होने देना। तुमको ऐसा लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है,
और मेरे से नोट होने में मिस हो सकता है तो अपना मोबाइल फोन निकाल के फोटो खींचे। फिर नीचे ब्लैक कलर से मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1। शुरुआत के 30 मिनट में हमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एनी 2 करने हैं 3 में से, तो 3 में से कोई भी 2 करने हैं अपने को। और हर एक के अंदर का ए बी पार्ट है बेटा। तो 9 4 जा 36, तो हम 30 मिनट्स प्लान करके चलेंगे कि 30 मिनट्स में हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें 6 7 और 8 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप उठाओगे, उसका ए बी लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते इधर का ए ले लिया उधर का बी ले लिया। जो भी क्वेश्चन उठा उसका ए बी पूरा करना है और फिर दूसरे का भी ए बी पूरा करना है। जो टाइम पर लिख पाएगा, एग्जाम में जो मॉड्यूल दिया है वो भाषा लिख पाएगा, कोई बच्चा एग्जाम पास कर पाएगा। जिसको ज्ञान बहुत सारा है, उसका नॉलेज बहुत है, उसको प्रैक्टिकल बहुत पता है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लास में तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा, पर तुम एग्जाम पास नहीं कर। एग्जाम पास करने के लिए लिखना पड़ेगा ना। तो हम ज्यादा किस्से कहानियों में नहीं चलेंगे, हम अपने मूल मकसद से नहीं भटकेंगे। हमारा मकसद है बच्चे को पास करना, इसलिए डेली आंसर्स लिखेंगे। फिर देखो बेटा, स्टेप नंबर 2 में 30 मिनट के अंदर तुमको 3 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ये है क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर ही ए बी सी ऐसे करके 3 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। रफ्तार बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी बेटा। तुम लॉ का पेपर दे चुके हो, तुमको पता है समझना अलग होता है, लिखना अलग होता है। हाँ? और तुम उन चुनिंदा बच्चों में से हो जो एग्जाम पास करके इंटर में पहुंचे। पूरे भारत में से 1 लाख लोग बैठे थे, 1 लाख लोग बैठे थे, उसके अंदर से 20% का रिजल्ट आता है। 20,000 तुम वो बच्चे हो जो यहाँ तक के पहुंचे। तो बस उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना बेटा। और सबसे आखिरी में देखो 30 मिनट में तुमको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बेटा जो दिए जाएंगे। मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर अच्छा सोचना पड़ता है, क्योंकि जब कोई ऑप्शंस देता है तो हम कंफ्यूज करते हैं। कोई हमसे बोले मेनू में से खाना चूज करो, बहुत दिक्कत आती है, टाइम वेस्ट होता है। ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता है, गलत डिसीजन होता है। फिक्स बुफे लगा हुआ है, जाके खा लो, पैसे दे दो, काम। तो इंस्टीट्यूट डिसीजन मेकिंग करवाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल तुमको कम रिसोर्सेज में कम टाइम में सही डिसीजन लेना आना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखा बेटा सबने? तो ये तुमको बहुत काम आएगा, ये जो मैंने बादल बना कर। चले बच्चा, स्क्रीन हटा दूं बेटा? हाँ? कुछ लगे तो तुम फोटो खींच लो, फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से आगे। रोज 1.5 घंटे की बैच होगी, 40 दिन के लेक्चर्स होंगे, 40 इंटू 1.5 घंटा, 60 आवर्स में हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। हम याद भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा बेटा, और फिर फाइनल पूरा सिलेबस खत्म होगा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। तो जैसा हमने फाउंडेशन में पढ़ा है बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम आगे। स्क्रीन हटाओ बच्चों, किसी को रोकना है बेटा, और एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना। मैं हैंड होल्डिंग करूंगा, तुम चिंता नहीं करना। तुमको आंसर लिखना नहीं आना है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, मैं तुमको लिखना सिखाऊंगा। इंग्लिश में प्रॉब्लम आती मैं वो चीज बताऊंगा, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं। पर जैसा बोलूं बेटा वैसा प्लीज। हाँ, हटा दूं स्क्रीन? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ध्यान से देखो बेटा, हम शुरुआत करते हैं हमारा कार्यक्रम यहाँ से। और हम कुछ कंसेप्ट सबसे पहले समझते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है, ये एनालिटिकल थिंकिंग है और रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाने का नाम है। तो सर मैं डेफिनेशन लिखूं? नहीं बेटा, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ये नोट्स तुम्हारे पास शाम तक के मोबाइल में आ जाएंगे तुम्हारे ग्रुप पे, चैप्टर नंबर 1। फिर उसके बाद तो किताब ही आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर हाथ में। ये समझा सर? पीटर ट्रकर ने बोला है कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। देखो, अच्छा मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति वो होता है जिसमें इन्फ्लुएंस होता है। जैसे विनय सर, विवेक सर अच्छे मैनेजर्स भी हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं। वो इतनी सारी मल्टीपल चीजें करते हैं। वो अगर बोलते हैं कि बेटा आरती में आना पड़ेगा, तो तुम आरती में जाते हो उस समय?
तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अपने अंदर एक बेसिक चार्म होना चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए कि जब अपन लोगों को कुछ काम करने का बोले तो वो लोग अपनी बात माने। इसके लिए एम्पेथेटिक होना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और फिर जब हम उनको बोलेंगे कि तुम ये काम करो तो वो हमारी बात को मानेंगे। कोई भी व्यक्ति जो जबान से कड़वा हो, गंदा बोलता हो, पॉलिटिक्स करता हो अपने लोगों के साथ में, वो अच्छा इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए बेटा थोड़ा साफ दिल होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग हमारी बात को माने। पीटर ड्रकर ने भी बोला इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। ठीक है साहब। एग्जाम की दृष्टि से क्या है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। मैनेजमेंट का कंसेप्ट बोलता है ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा तुमको इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करूंगा, क्योंकि कितना तुम याद रखोगे, कितना एग्जाम में लिखोगे, तो सब फैल जाएगा। इसलिए हम बहुत दिमाग से काम करें। मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट को दो एस्पेक्ट्स में देखा गया है, नोट्स में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है वो दो एस्पेक्ट्स में लिखा गया है। दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं भाई, ये देखो, टू सेंसेस, दो तरीके से। पहले, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस है। तुमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे बच्चों, मैं 8 साढ़े 8 बजे एकेडमी में आ जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो वो तो ऑपरेशनल लेवल का काम है, पर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी अगर मैं 5 बजे के बाद बैठकर 9 बजे तक अपने कैबिन में अपनी टीम के साथ में आगे का विजन लेकर, मिशन लेकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना करूं। तो समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट में दो चीजें आएंगी। पहले तो तुमको सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन से बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, एक ही काम करने को मैनेजमेंट नहीं बोलते। और दूसरा, आपको ये करना पड़ेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो मेरा क्या काम होता है बेटा, मेरा काम होता है बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस करना, और फिर अपनी टीम को लेकर पोस्ट कॉर्प कर। अगर ये ना करूं तो आगे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अपने को विजन देना पड़ेगा। हमने ग्लोबल कोर्सेज लॉन्च कर दिए, हमने एसीसीए लॉन्च करा, सीएमए लॉन्च करा, सीएफए लॉन्च करा, आगे की प्लानिंग करते रहते हैं। हमारी मार्केटिंग की टीम, जब मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ तो कहीं पर किसी स्कूल में सेमिनार चल रहा है, कोई कोचिंग क्लास के अंदर कोई टाइप चल रहा है, किसी स्कूल में हमारे टीचर इस समय पढ़ा रहे हैं, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कोई दूसरी सीएस की क्लास चल रही है, सीए की क्लास चल रही है, 11 12 चल रहा है, कोई टीचर कर रहा है, मुंबई की टीम आ रही है। तो ये सब करना पड़ता है, नहीं तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका इन्फ्लुएंस भी तगड़ा होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब चेहरा मोहरा, कपड़े नहीं बेटा, आप किस तरीके से लोगों के सामने अपनी बात को रखते हो। तो हमको क्या करना है बेटा जीवन के अंदर, मैनेजमेंट में दो चीजें करनी है। बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस को मैनेज करना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको पोस्ट कॉर्प करना है। पोस्ट कॉर्प को जरा रिपीट करो, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग। जितना तुमको लगता है कि पोस्ट कॉर्प होता है वो बोलो, नहीं पता हो तो रुक जाना, मैं बोल दूंगा। एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, हाँ कंट्रोलिंग नहीं। आर से रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाओ। बी से बजटिंग, पैसा। अब अपन गणेशोत्सव चल रहा है भाई, इतना सब आयोजन किया गया, हम गणेश जी को लेने गए, उसके लिए हमने बैंड बाजे वाले बुलाए, उसके बाद में पटाखे फोड़े, फिर उसके बाद में हो नाचे, ये सब है। रोज गणेश जी की आरती के लिए बीच में आधे घंटे का एक टाइम निकालते हैं, कोई प्रसाद लेकर आता है, सब बच्चों ने व्यवस्थाएं जमाई, सब सब लोग इन्वॉल्व हुए, तब तो ये गणेशोत्सव हो पाया। कल महाआरती का आयोजन है, जहां पर हम दियों के साथ में महाआरती करेंगे। ये सब हम क्यों करते हैं सर, ये भी स्ट्रेटेजी मैंने, हाँ, बच्चा बहुत दूर से है हमारे पास में, अपना घर बार छोड़ के आया है। बिहार का भी बच्चा, यूपी का भी बच्चा, वो घर से दूर है, उसको जोड़ के रखना है, उसको घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए, और पढ़ाई कर करके वो पागल हो जाएगा वो। उसको बीच में छोटे छोटे एंटरटेनमेंट भी देना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ये सबको लेकर साथ साथ चलना पड़ेगा। एक अच्छा इन्फ्लुएंस प्रोसेस क्रिएट करना होगा, जिसमें मल्टीपल रिलेटेड फंक्शंस करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम किसी को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कब गणेशोत्सव होगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कहाँ होगा, स्टाफ तैयार करना पड़ेगा, कौन बप्पा को लेने जाएगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग की कोई कमेटी बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी कि आज शाम को प्रसाद में क्या आएगा, मिठाई रिपीट तो नहीं हो रही है, बजट तैयार करना पड़ेगा। बच्चा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, भाई साहब आसानी से कुछ नहीं होता।
सर मेरे को तो ये सब पसंद नहीं है, तो फिर तेरे से नहीं होने वाला, रहने दे। फिर तू 9 to 5 का जॉब कर, क्योंकि तूने खुद ही बोला तेरे को ये सब पसंद नहीं है। तो फिर तू बड़ी कोई कंपनी बना नहीं पाएगा। फिर तू भूल जा कि 500 रुपए से 5,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं कि नहीं। तो अगर तू ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो बेटा ये सब आना चाहिए, और जो सीखा जा सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। अपने घर परिवार में कोई भी त्योहार होता है, सब लोग मिलके काम करते। तो बोलो, मैनेजमेंट के कौन से 2 फंक्शन है, कौन से 2 काम है? तो चल बोल के बता बेटा, मोबाइल छोड़। कौन से 2 काम है? पहला, जो कमजोर हिस्सा है उस पर काम करना है बेटा। मैनेजमेंट के कौन से दो दो पार्ट्स होते हैं? पहला, सामने लिखा हुआ है, गोला लगा हुआ है, पढ़ बेटा उसको। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस आपको इंटर रिलेटेड मैनेज करने पड़ेंगे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन सब फंक्शंस में क्या करना पड़ेगा? पोस्ट कॉर, पी से बोल बेटा, प्लानिंग, प्लानिंग पी से प्लानिंग है ना। मोबाइल छोड़ देना बेटा थोड़ी देर के लिए। ओ से बोल बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। एस से स्टाफिंग, वेरी गुड, सब लोग चिल्ला चिल्ला के। डी से डायरेक्टिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से वेरी गुड। तो अब भाई साहब मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद हो गई। मैनेजमेंट क्या है साहब? मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। कहां से शुरू करेंगे? मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है ना। जो क्या करता है, लिखो मत, आता नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, नहीं आता। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है। जो क्या करता है बेटा, क्या करता है? 2 चीजें, एक तो इंटर रिलेटेड फंक्शंस को जोड़ता है, मन से लिख देंगे, कोई चिंता थोड़ी है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, पहला आ जाएगा सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, और दूसरा हो जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइज। पी से प्रोसेस नहीं बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिपीट करो, पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। और कोई पूछे हमसे कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो कहना भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स। ये बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है। इट इज नॉट अ बंडल ऑफ टेक्निक, ये टेक्निक का बंडल नहीं है। ये क्या है? ये तो एनालिटिकल थिंकिंग है। और ये क्या है? ये तो रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाने का है ना। पूरा थोड़ी याद करते हैं बेटा, सिर्फ कीवर्ड्स को लेकर आगे चलते हैं, बड़े आगे। फिर समाप्त करूंगा, चिंता मत करो, फिर समाप्त करूंगा कि चलो बेटा अब बादल बनाओ, इसके अंदर लिख रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी, अ कंपनी विदाउट स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। माइकल पोर्टर का तुमने नाम सुना हो, हैरी पॉटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। माइकल पोर्टर ने बोला कि वो कंपनी जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं हो तो कुछ भी ट्राई करेगी। अरे भाई साहब, कुछ भी ट्राई नहीं करना है, टाइम खत्म हो जाएगा, रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। तो जिसके पास स्ट्रैटेजी होती है वही सक्सेसफुल होगा। तो ये माइकल पोर्टर का कोटेशन याद रखो। माइकल पोर्टर ने क्या बोला, वापस बोलो। अ कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। एक बार वापस से, अ कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। एक कंपनी जिसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो तो कुछ भी करती, वो ये भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। हिट एंड ट्रायल थोड़ी, जीवन छोटा है, समाप्त हो जाएगा। रिसोर्सेस कम है, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो चलो सर एक काम करो, मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं आपके साथ। पर अब ये तो बताओ सर, स्ट्रेटेजी होती क्या है? वेरी गुड, चलो स्ट्रेटेजी बनाते हैं सर। पर ये तो बताओ सर, स्ट्रेटेजी होती क्या है? तो सुन बेटा, ध्यान से देखना। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी। दुश्मनों से लड़ने भिड़ने और बचने का तरीका है। आक्रमण, अटैक, छुप जाओ, मारो, भागो, इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी। ठीक है। स्ट्रैटेजी हॉस्टाइल एनवायरमेंट से लड़ने के काम आती है। हॉस्टाइल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसा है बाहर का? हॉस्टाइल। मॉड्यूल के वर्ड लिखेंगे तो बेटा नंबर मिलते राजा। हॉस्टाइल का मतलब होता है अमित्रवत, दुश्मन वाला एनवायरमेंट है ना। हॉस्टाइल एनवायरमेंट से लड़ने काम आता है। ये एक मिशन पूरा करने के काम आता है। ये एक गोल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये एक प्रकार का गेम प्लान होता है बेटा। और इसके लिए तुमको मीन्स ढूंढने पड़ते हैं, साधन ढूंढने पड़ते हैं उस तक पहुंचने के लिए। शकुनी मामा इतना चतुर आदमी था बेटा। शकुनी मामा ने जो पासे बनाए थे वो अपने पिताजी की अस्थियों से पासे बनाए थे। तो साला शकुनी मामा जब पासे लुढ़काता और यूं फेंकता, तो बोलता वो, तो वो उसके पासे सुन लेते।
तो सम ऑफ द टू नंबर ऑन द डाइस शुड बी 7 और मोर। याद आ रहा है, अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा था। तो पासे वैसे लुढ़क जाते, और ये पांडव ऐसे बैठे हुए थे गऊ जैसे, इनको समझ ही नहीं आ रहा। वो मामा खेले जा रहा है और बोले जा रहा है, मामा खेले जा रहा है बोले जा रहा है। अगली द्रौपदी निपट गई चक्कर के अंदर बैठे। बताओ, मतलब 5,000 साल पहले रणनीति भाई साहब। शकुनी मामा ने फिर एनालिटिकल थिंकिंग करी। पासे नॉर्मल पासे नहीं थे, पिताजी की अस्थियों से बने हुए पासे थे, तो पलट जाते जैसा बोलते हैं। अब ये पैराग्राफ अपने लिए बहुत, पर क्या ये कोई पूरा पैराग्राफ याद कर पाएगा? कसम से बोलता हूं, पास में आओ, मेरे को खुद याद नहीं, पर गधे ही याद करेंगे। पर मुझे वो सब याद है जो काम काम का है, और इसीलिए वो रेड कलर से दिया हुआ है। और अगर ये ना करके सर मैं मॉड्यूल करूं, बेटा देख, कैपेसिटी होनी चाहिए। ये रहा मॉड्यूल, इसमें सिर्फ उन्होंने इसको ये करके रखा हुआ है। इसके बाद ये देख, जो टर्म मैनेजमेंट, ये पूरा पैराग्राफ तेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसमें तेरे को अंडरलाइन करना पड़ेगा और वर्ड निकालने पड़ेंगे। वो सब मैंने करके तुझे किताब में दे दिया है। जो तुझे याद करना है वो लाल कलर से लिख दिया है, जो निमोनिक से वो मैंने बना दिए। तो पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हर किसी के बस की बात नहीं। पर जो बड़ा स्कोर लाना चाहता है उसको पढ़ना चाहिए। और देखो, खूब रिसर्च है मेरी इस पर, तुमको बढ़िया दिखाता हूँ। मेरे पास एक टॉपर्स की कॉपी है, ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपी देखना चाहोगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपी लो, AIR 1 की कॉपी है। AIR 1 को भी 35 में से 25 ही दिए उन्होंने। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, पूरे 15 मार दिए होंगे उसने, तो उसका 40 आया होगा। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या करा। वो तो MR शीट भर के दे देते हैं, तो ये कॉपी है। पर तुम देखो ना यार, कहीं कोई गलती नहीं, ऐसा को ऐसा छाप दिया 8। और ये सील से कॉपी चेक होती है। हाँ बच्चों, सील लगती है। 1 1 नंबर दे दिया, सील से कॉपी चेक। ये देखो 2, देखो प्रेजेंटेशन, देखो ये देखो, एकदम टू द पॉइंट लिखा है, कुछ जाना नहीं। फिर भी 5 में से कहीं पे 4.5 दिए हुए हैं, कहीं पे कम दिए हुए हैं। और कोई लाल पेन से कॉपी चेक नहीं होती, भूल जाओ। किसने बोला कि लाल पेन से? पर टाइम नहीं है। लाखों कॉपी सील बनी हुई रहती है, उस पर नंबर यूं घुमाओ, 1.5 टप्पा मारो, 2.5 टप्पा मारो, ऐसी कॉपी चेक होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने पढ़ी भी नहीं है। पढ़ी होगी, पर देखो कुछ नहीं करता है, कहीं क्रॉस ही नहीं लगाने रहा, क्योंकि जो जो था वो लिखता चला गया, नंबर देता चला गया। ये देखो, ये पूरी कॉपी ऐसी। और ये कहां पर मिलती? नेट से मिल जाती। नेट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, तुमको आराम से मिल जाएगी। मैं सब सिखा दूंगा क्या करना है। ये सितंबर वाले की कॉपी, जो कॉपी को अब आप देखो, ये AIR 1 की कॉपीज है सर, है ना? ये देखो, अब इसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके नंबर भी चेक कर लेते, कहीं नंबर लिखे हुए होंगे इसके, टोटल मारेंगे तो मिल जाएगा। AIR 1 सितंबर की कॉपी 24 की। देख, अंडरलाइनिंग भी कर रहा है, अंडरलाइनिंग भी कर रहा है। हाँ, ये चेक्ड वाली नहीं है मेरे पास में, उसने चेक वाली नहीं डाली थी नेट पर, ये ऐसे डाल, कोई बात। पर कहने का मतलब है भैया, अगर टू द पॉइंट लिखा और मॉड्यूल को अपन ने फॉलो करा, और मॉड्यूल की भी अगर हमने रीडिंग लगाई, तो बेटा नंबर तो मिलेंगे राजा। चले, परंतु सर मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तो बेटा तेरे लिए वो सब बनाया मैंने। कलर बनाया, रेड कलर से दिया, कीवर्ड्स दिए, जिससे काम हो जाए। तो वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी, दुश्मनों से लड़ना और बचना है। हॉस्टाइल एनवायरमेंट है, अनफ्रेंडली एनवायरमेंट है, वर्ड याद रखना है। स्ट्रेटेजी अनफ्रेंडली एनवायरमेंट के लिए बनाई जाएगी, मिशन बनाने के काम आएगी, गोल्स पूरे करेगी, गेम प्लान बनवाएगी। ये है स्ट्रेटेजी। और नीचे देख, एक येलो कलर, वायलेट कलर से हाईलाइटेड है, स्ट्रेटेजी इज अ डेलिबरेट रीच फॉर प्लान ऑफ एक्शन that will develop a business competitive advantage। ये वर्ड बेटा याद रखना राजा, PCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, उसकी जगह पर अपन लिख देते हैं बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, ये वर्ड को अपने को याद रख। अब इन सब वर्ड को जोड़ दे तो अपना स्ट्रेटेजी का आंसर बन गया। बना के देखें, जोड़े अपन, एक एक करके जोड़ते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं। पहला वर्ड,
तो बोलो क्या बनना चाहिए सेंटेंस, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेंगे बेटा, बोलो क्या बनना चाहिए बच्चों, क्या बनना चाहिए। स्ट्रेटेजी इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी। सर मैं अगर ये पूरा नहीं बोलूं और मैं बोलूं स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन वॉर तो चलेगा, चलेगा। थोड़ा सा साउंड बेटा चेक। स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर डिसेप्शन ऑफ एनिमी। सर डिसेप्शन वर्ड मेरे को थोड़ा कठिन लगता है, तो फॉर फाइटिंग विथ एनिमी बोलूं चलेगा। थोड़ा सा कम कर दे बेटा, कम कर दे मास्टर। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा बड़ा बेटा। हेलो 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 हेलो। ये सर मैं बोलूं फाइटिंग विथ एनिमी, थोड़ा और बढ़ा दे। हेलो हेलो, फाइटिंग विथ एनिमी ये चलेगा, चलेगा। डिसेप्शन लेके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फाइटिंग लिख दे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पे कोई सेंटेंस बना सकता है क्या। इट इज यूज्ड इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, इतना सिंपल तो लिख ही सकते हैं बेटा। ये इट इज यूज्ड इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ये चलेगा बच्चों। मिशन और गोल को लेकर कोई सेंटेंस बन सकता है क्या बेटा, बोलो। स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर मिशन एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, ये चलेगा बेटा। सरल सरल इंग्लिश, सरल सरल इंग्लिश, कोई बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा उसके बाद में मीन्स और गेम प्लान पे कुछ बन सकता है क्या, थोड़ा सा कम कर दे बेटा। मीन्स और गेम प्लान पे कुछ बन सकता है क्या। तो स्ट्रेटेजी गिव्स अस मीन्स, वो हमको तरीके बताती है। एंड गिव्स अ गेम प्लान, सिंपल सिंपल इंग्लिश, वो हमको एक गेम प्लान देती, गेम प्लान देती। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको कैपिटल में लिख दो कि स्ट्रेटेजी डेवलप्स अ बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजी क्या देती है, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब सारे वर्ड्स को रिपीट करो मेरे साथ। पहला वर्ड वॉर, अब बोलेंगे तो याद हो जाएगा, फिर बादल बन जाएगा थोड़ी देर में। स्ट्रेटेजी क्या देती है, वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी। स्ट्रेटेजी क्या है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। सर मैं एक काम करूं, मैं ऐसा 1 2 3 4 पॉइंट लिखूं, यार फिर थोड़ा फिर उसका स्टाइल चेंज कर। फिर अगर बहुत ही दिक्कत आ रही, लिखते ही नहीं बन रहा है, तो फिर ऐसा लिख दे कि स्ट्रेटेजी हैज द फॉलोइंग फीचर्स। फिर उसके अंदर पहला लिख दो इट इज यूज्ड इन वॉर, इट हेल्प्स इन फाइटिंग एनिमी। फिर लिख देंगे इट इज यूज्ड व्हेन द एनवायरनमेंट इज हॉस्टाइल, वो भी चलेगा। और फिर पर केवल केवल ऐसा वर्ड लिखने के बजाय बेटा सेंटेंस लिखेगा तो उसको अच्छा लगेगा ना, है ना। चल फिर अपन ने बोला दूसरा क्या है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। अगला वर्ड बोलो बेटा, मिशन। फिर क्या आया, गोल। फिर क्या आया, मीन्स। फिर क्या आया, गेम प्लान। और आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो क्या था, बीसीए। ये बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। मुझे बताओ एप्पल के फोन में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं है। तो उसकी कोई स्ट्रैटेजी है वो, है ना। टप्परवेयर जो अभी फेल हो गया पर पहले बहुत अच्छा था, उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा ना। इतना अच्छा प्लास्टिक के डब्बे, और मिल्टन जैसे कि जो कभी खराब ही नहीं होते थे। पर यही प्रॉब्लम है, तुम इतना अच्छा मत बनाओ कि कभी खराब ही नहीं होंगे, क्योंकि फिर उसकी कोई रिपीट वैल्यू नहीं होगी। कोई खरीदेगा फिर उसके बाद दूसरी बार नहीं खरीदेगा। इसलिए इतनी अच्छी चीज नहीं बनाना, ठीक है, ताकि लोग उसको दोबारा भी खरीद सके। थोड़ा खराब भी होना चाहिए उसमें कभी। ठीक है साहब, और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या है सर, स्ट्रैटेजी जो है वो एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, लंबे समय तक तुमको काम देती बेटा। कोको कोला ने एक फॉर्मूला बना दिया, आज तक कोको कोला उसी फॉर्मूले से कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। साला क्या पावर है यार। मतलब एक बार कोई फॉर्मूला बन गया, बस वो फॉर्मूला लीक नहीं होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म तक तुमको रिटर्न मिलते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन का 3D इफेक्ट आता है। जानबूझ करके मैं बीच में नाटक करूंगा 3D वीडी बोल के, जिससे याद रहे, जिससे क्या होगा, एक डिजायर्ड इमेज बनेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या अचीव होगा, डेस्टिनेशन। 3D से याद करो, डी से डिजायर्ड इमेज, डी से डायरेक्शन, डी से डेस्टिनेशन। क्या इनके वर्ड के मीनिंग पता है, डिजायर्ड इमेज मतलब जैसी छवि अपन चाहते हैं बनाना, वैसी छवि बन जाती है। भाई राहुल गांधी ने 500 करोड़ रुपए खर्च करे सजल, कितने करोड़, 500 करोड़। किस चीज के लिए, अपनी इमेज मेकओवर करने के लिए। तो ये 500 करोड़ रुपए डाले राहुल गांधी ने डिजायर्ड इमेज बनाने के लिए। पद यात्रा करना, लोगों में जाना, मोदी जी के अगेंस्ट में बोलना, क्योंकि जरूरी है कुछ कुछ बोलते रहो, कुछ कुछ करते रहो, ताकि लोगों का ध्यान आपके ऊपर आता रहे, है ना। पीपल कैन लव यू, पीपल कैन हेट यू, बट पीपल शुड नॉट इग्नोर यू। लोग हमसे प्यार करें या लोग हमसे नफरत करें, पर लोग हमको इग्नोर ना करें, ठीक है भाई। तो अब ये देखो श्री कृष्ण जी की 2 लाइन,
व्हाट इट वांट्स टू बी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कहा है व्हाट यू वांट टू बी, तेरे को बनना क्या है, व्हाट यू वांट टू डू, तेरे को करना क्या है, और वेयर यू वांट टू गो, और तुझे जाना कहाँ है। इसको कृष्णाज मैनेजमेंट बोलते हैं। मजा आएगा तुमको। एक छोटा सा ट्रायंगल अभी बनवाऊंगा मैं तुम्हारी कॉपी में। ये देखो बेटा, सबसे नीचे का व्यक्ति होता है ना बेटा, वो सिर्फ ये देखता है कि उसको करना क्या है जीवन में। उसके ऊपर का जो व्यक्ति होता है ना बेटा, वो देखता है कि उसको जाना कहाँ है जीवन में। और सबसे ऊपर के लेवल के जो व्यक्ति होते हैं ना, तुम्हारे मेरे जैसे, वो देखते हैं बनना क्या है जीवन में। सबसे छोटा व्यक्ति क्या करता है, वो सिर्फ काम करता है, टू डू। चाहो तो बनाओ कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा। ये कृष्णाज मैनेजमेंट है जिसको इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है। तो टू डू मतलब क्या करना है, पर उससे ज्यादा जरूरी नहीं है क्या बेटा टू बी मतलब क्या बनना है, और क्या उससे भी ज्यादा टू गो कहां जाना है, और क्या सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है टू बी क्या बनना है। अच्छा तुम खुद बताओ, टू डू क्या कर रहे हो, अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, ये सबसे नीचे लेवल का काम है। इससे क्या होगा, इससे तुमको पता चलेगा तुमको जीवन में कहां जाना है, अर्थात पेपर में एक आंसर कैसे लिखने, टू गो। और फिर उससे क्या होगा, उससे तुम एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना टू बी जो टॉप लेवल का सपना है, क्या वो टू डू के बगैर पूरा हो सकता है क्या बेटा। हाँ? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमको क्या करता है, हमको टू डू भी सिखाता है, टू गो भी सिखाता है, और टू बी भी सिखाता है ना। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आनी चाहिए। तो सर मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, अभी तो सिर्फ सुनते जा। यहां तक आया बच्चा समझ में, ठीक है साहब। तो क्या स्ट्रैटेजी एक सब्सटीट्यूट है। मैं एक काम करता हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने झाड़ू पोछे करने वाले ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं वो हटा देता हूं, जितने जो मिडिल मैनेजमेंट पे टीचर्स हैं वो भी सब हटा देता हूं, और सिर्फ बैठ के टॉप पर केवल स्ट्रैटेजी बनाता हूं। क्या ये हो पाएगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाने से काम हो जाता है। काम करने वाले नहीं चाहिए टू डू, ये नहीं चाहिए मिडिल मैनेजमेंट के लेवल के लोग जो बताएं कहां पहुंचना है, और फिर टू बी जो बनना है वो आता है। मतलब याद रहे, ये लाइन अगर तुमको याद हो जाए तो मजा ही आ जाए। स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या था याद कर, अपन ने भी बताया था मैनेजमेंट में दो बातें होती है। क्या होते हैं, ऐसे दो दो पार्ट होते हैं, अभी कुछ बोला था आपने कि इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और क्या होता है पोस्ट कॉर्ब होता है। तो मैनेजमेंट वो होता है, मैनेजमेंट इंटर रिलेटेड फंक्शन है और पोस्ट कॉर्ब है। पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है, एनालिटिकल थिंकिंग है, रिसोर्सेस के एक्शन पे लगाने का तरीका है। ये अपने को मिशन देता है, ये अपने को क्या देता है, गेम प्लान देता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से लड़ना सिखाता है, वॉर जैसा बचो मारो काटो आगे बढ़वाता है, बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 3D देता है, वो डिजायर्ड इमेज बनाता है, बोलो वो डायरेक्शन देता है, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। डिजायर्ड इमेज मतलब छवि बनाता है, फिर उसके बाद वो डायरेक्शन देता है कि कहां जाना है लाइफ में, और डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचाता है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो भाई साहब श्री कृष्ण जी ने बोला, दुनिया के महानतम लीडर ने बोला कि सबसे नीचे लेवल पे होता है टू डू, क्या करना है। सुबह उठ के ब्रश पॉटी सब करते हैं, पर वो बेसिक लेवल है, उससे पता चलता है कि कहाँ जाना है। फिर अब तैयार होके कोचिंग क्लास जाना है, कोचिंग क्लास जाने के बाद जब घर आकर पढ़ाई करते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ मैं कुछ बनने की तरफ बढ़ रहा हूं। सबसे पहले करना, उसके बाद जाना, उसके बाद बनना। बनने के लिए कहीं पहुंचना पड़ेगा, पहुंचने के लिए कुछ सुबह उठकर करना पड़ेगा। आया बेटा, शाबाश। तो एक काम करें सर, फिर इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स ही अपॉइंट कर लेते। नहीं, गलती ना करियो, स्ट्रेटेजी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दोनों वर्ड है, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। ये मैं स्ट्रेटेजी समझा रहा था अभी तक, मैनेजमेंट पहले समझा चुका हूं। मैनेजमेंट दो फंक्शन है, इंटर रिलेटेड वर्क्स, और उसके बाद में पोस्ट कॉर्ब। और स्ट्रेटेजी ये है जो अपन ने अभी पढ़ा वो, ये दोनों को मिलाओगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनेगा। Strategic management, not a box of tricks, not a bundle of technique, analytical thinking and commitment of resources to the action. लिखना है,
लिखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या है। तो विलियम ग्लुइक ने भी दी डेफिनेशन, बोले भाई साहब इतनी बातें चल रही है, मेरी भी दो बात सुन के जाओ। मैंने कहा दो ही सुनूंगा, टाइम नहीं है, 1 बजे लेक्चर खत्म करना है बच्चों का, दो ही बातें बोलो। बोले दो बातें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड प्लान है। मैंने कहा दो बात बढ़िया बोली। बोले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड प्लान है। इंटीग्रेटेड प्लान मतलब दिमाग में सब सोच के इंटीग्रेट करो और एक योजना बना लो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोला विलियम लुइक ने? इंटीग्रेटेड प्लान है। इससे नंबर मिलते हैं भाई। अगर तुम लिखो पीटर ड्रकर ने बोला है इट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक नॉट अ बंडल ऑफ टेक्निक, और सारी कैसे नंबर बढ़ते हैं बेटा। मैंने तो देखे टॉपर्स की कॉपी 25 साल से देख रहा हूं मैं तो यार। और विलियम ग्लुइक ने बोला इंटीग्रेटेड प्लान, यूं खुश हो जाता है वो कि क्या लिख रहा है बच्चा। और मन से कुछ भी लिखो तो ऐसी भी कॉपीज है जहां काट के 0 नंबर दिया है, क्योंकि उसने कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा, सब फालतू की बात है। उसको लग रहा है एग्जाम्पल लिखो तो नंबर मिलते। उसने पूछा तेरे से एग्जाम्पल, तो सर आपने तो दी, मैं तो तेरा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एग्जाम्पल दिए। मेरे को जब क्वेश्चन ड्राफ्ट करना होगा तो जब तक वो एग्जाम्पल बोलेगा नहीं मैं लिखवाऊंगा ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने लिखवा दिया और वो गलत एग्जाम्पल हुआ तो, और उल्टे नंबर कट गए। और नहीं पूछा और एग्जाम्पल गलत लिखा तो नंबर कटेंगे। जब पूछेगा तो लिखेंगे। जब मैं अंदर से बोल रहा हूँ 99% चांसेस है वो एग्जाम्पल ही नहीं पूछता, वो केस स्टडीज पूछता है। वो तो प्रॉब्लम बताएगा और तुम उस केस का सोल्यूशन निकालो। ठीक है, चले बच्चों आगे। और देखो बच्चों अंतिम बात, कि स्ट्रैटेजी बनाते समय तुमको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। नाम सुना है तुमने स्वॉट? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उसमें से दो इंटरनल होती है, दो एक्सटर्नल होती है। बोलो अंदर क्या होती है? स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। तो ये वर्ड लिख कर आ जाएंगे कि भाई स्ट्रेटेजी बनाते समय हमको स्वॉट बनाना पड़ता है। एस से क्या है बोलो? डब्ल्यू से, ओ से, टी से। इट्स ऑल। हमारा आंसर तैयार है भाई साहब। आओ आंसर दिखाओ सर, हम लिखना चाहते हैं। चलो कॉपी निकालो बच्चों, बादल बनाओ। आज तो पहला दिन था तो ज्यादा समय नहीं रहा लिखने का क्लास में, पर कोई बात नहीं, हम कल से तो खुद लिखेंगे। पर आज बादल बनाएंगे बेटा, जिस बादल से घर पे जाके बच्चे आंसर लिखकर बताएंगे। कौन सा? ये लिखो बच्चों। मतलब मैं क्या करूंगा, पहले तुमको बादल लिखवा दूंगा, फिर बादल लिखवाने के बाद बोलूंगा बच्चों अब इस पे आंसर लिखो। करेंगे ना यार, क्या है उसमें? क्वेश्चन बनाओ, व्हाट इज मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजी। अब आराम से ध्यान से नोट करते जाओ। व्हाट इज मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट क्या और ये स्ट्रैटेजी से किस तरह अलग है? शांति से नोट करो। आज की आखिरी चीज जिस पे घर जाकर आंसर लिखकर आना है, और कल जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो एक बार कॉपी चेक करेंगे बच्चों की। ठीक है बेटा, लिखना जरूर बच्चों। सर पहला पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। इसके दो तरीके होते हैं, एकदम इजी करके लिखवाऊंगा। मैं समझ सकता हूं बच्चों कि तुम अभी मेंटली क्या तकलीफ महसूस करते हो थ्योरी में, डोंट वरी। कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं, कीवर्ड्स तो याद रख, छोटे छोटे सेंटेंस बना देना। सर मैं ऐसा ही बादल बनाकर एग्जैक्ट आ जाऊंगा, नहीं ना बेटा, थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा ना बेटा उसको। एकदम बादल मत बनाना, उसको थोड़ा लिखना। मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस होते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला की ग्रुप्स इंटर रिलेटेड फंक्शन, मतलब अलग अलग ग्रुप के लोगों को अलग अलग काम दे दो। हाँ बेटा, अलग अलग ग्रुप के लोगों को अलग अलग काम दे दो। सफाई बोलो तुम सफाई का काम करो, टीचर तुम पढ़ाने के काम करो, रितेश सर आप टाइम टेबल बनाने का काम करो, रिचा मैम आप फीस कलेक्शन का काम करो, अर्जुन सर आप बैलेंस लिस्ट बनाने का काम करो, सोशल मीडिया वाले तुम एडवर्टीजमेंट तैयार करो, सेमिनार लेने वालों तुम स्कूल में जाके सेमिनार करो, प्रसाद खरीदने वाला व्यक्ति प्रसाद खरीदने जाओ, आरती भी तो करनी है। की ग्रुप्स और कुछ फंक्शंस इनको करने पड़ते हैं। तो मॉड्यूल के पूरे 5 पेज को समेट के एक बादल में आंसर आ गया। भाई क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं? प्लानिंग करो,
ऑर्गेनाइजिंग करो। अब ऐसा नहीं कर सकते बेटा केवल पोस्ट कॉर्प लिख कर आ गए। स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कोऑर्डिनेशन करो, रिपोर्ट बनाओ, बजट बनाओ, है ना, और उसको बना बना के मेरे को कॉपी चेक करवाते जाना। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है बेटा? निकिता, करणप्रीत, अब स्ट्रैटेजी क्या है भाई? कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एवरीथिंग। ब्लैक कलर से लिखा है माइकल पोर्टर का स्टेटमेंट। एक कंपनी जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है वो तो कुछ भी ट्राई करेगी। ये भी करवाओ, वो भी करवाओ। अपन मिठाई की दुकान पे गए, मिठाई खरीदने के लिए उन्होंने नमकीन खिलाया, अपन नमकीन भी खाने लगे, टेस्ट करवाया। पानी पूरी भी खिलाया, वो भी टेस्ट। क्यों? अपने पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। अ कंपनी विदाउट अ स्ट्रेटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी है, दुश्मनों से बचना और लड़ना है। मतलब ये कीवर्ड्स है बेटा, ये कीवर्ड्स होने चाहिए। हॉस्टाइल एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट बहुत डेंजरस है भाई आज की तारीख में। जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं बेटा, बहुत कंपटीशन है। पिताजी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें एनवायरमेंट पिताजी को तकलीफ दे रहा है, हॉस्टाइल। अपने को मदद करना है उनको, मैं स्ट्रेटेजी बनाना सिखाऊंगा आपको। मिशन एंड गोल, मिशन और गोल पूरा करेंगे। 3D, इससे डिजायर्ड इमेज बनती है, डायरेक्शन होता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। स्वॉट एनालिसिस करता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये टू डू, टू गो, टू बी बताता है। सर मैं ट्राइंगल बना के आऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया। बिल्कुल बना, डायग्राम्स अलाउड है बनाना बेटा। टू गो सबसे नीचे, टू डू, फिर टू गो, फिर टू बी। ऊपर वाले कम लोग होते हैं इसलिए टू बी का छोटा सा एरिया है। नीचे सबसे ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर टू डू वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। ये मीन्स टू एन एंड है। एक हाथ दो वर्ड भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है यार? बादल में से 50% 60% बातें तो याद रहेंगे ना बेटा। 40 बादल लिखवाऊंगा 40 दिन के, और उसमें से पेपर आएगा, उसकी संभावना 90% रहेगी। इतना तो करना पड़ेगा राजा। BCA है, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। विलियम ग्लुइक ने बोला भैया 2 बातें बताऊंगा। मैंने कहा 2 ही बताना भैया, बच्चा ज्यादा मेरा सुनता नहीं है। बोले इंटीग्रेटेड प्लान है। अरे मैंने बहुत अच्छे, अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लुइक इट इज एन इंटीग्रेटेड प्लान। अब वो जो 2 लाइन की डेफिनेशन थी उसको 2 वर्ड में निपटा दिया। एक इंटीग्रेटेड प्लान है जिससे ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। तो विलियम ग्लुइक ने अलग डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला भाई साहब इंटीग्रेटेड प्लान है, इंटीग्रेटेड मतलब सोच समझ के दिमाग में एक प्लान बनाओ जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। बहुत बढ़िया। और उधर पीटर ड्रकर ने अलग दी है। उसने बोला है कि भाई बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है, ये एनालिटिकल थिंकिंग और रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाने का काम है। ठीक है, बढ़िया। नोट्स खुले रहेंगे अपने किताब के फॉर्म में, कॉपी रहेगी, मोबाइल में अपन मॉड्यूल खोल लेंगे, 1.5 घंटे में यही सब पढ़ भी लेंगे, यही रिवाइज भी कर लेंगे, यही लिख भी लेंगे, है ना। और फिर आखिरी में पीटर ड्रकर ने बोला वो वाली बात जरूर लिख दो। उनने बोला भाई साहब ये ना तो बॉक्स ऑफ ट्रिक्स है ना तो बंडल ऑफ टेक्निक है दादा, ये तो एनालिटिकल थिंकिंग है और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस टू द एक्शन है। बोलो दोस्तों, क्या अखाड़ा ठंडा किया जाए, है ना। आज घर जाके इसको देख के लिखोगे बेटा, रोज एक आंसर, है ना, ज्यादा नहीं, कोई रायता नहीं फैलाएंगे, कोई बच्चों को ओवरलोड नहीं करेंगे। छोटा सा सब्जेक्ट है, 50 नंबर का, मनोरंजन की तरह बीच में आएगा। सुबह आपका कोई प्रैक्टिकल, शाम को प्रैक्टिकल, बीच में एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट करेंगे हम स्ट्रेटेजी। समाप्त करो बच्चों।
और मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ बेटा। जब तुमको लगे, मैं 4 बजे तक बैच खत्म होती है, बाहर बच्चों के साथ डाउट्स में बैठता हूँ, नीचे कैबिन में बैठता हूँ, तुमने आंसर लिखा है तो मेरे पास आके चेक कराना चाहते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी आके आंसर चेक कराना, जहां तुमको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, जो मेरी मदद होगी, हर मदद मैं तुम्हारी करूंगा। बस इन्वॉल्व होके पढ़ना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। चाहो तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चों। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे 11:30 बजे फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 2। गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो एंड बाय बाय।